साल था 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। इसे कश्मीर का दूसरा युद्ध भी कहा जाता है। 22 दिनों तक ये युद्ध चला और फिर होती है घोषणा युद्ध विराम की। इस युद्ध में भारत पाकिस्तान को चारों खाने चित कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान हथियारों की भारी कमी से जूझ रहा है, इसकी कोई पुख्ता जानकारी भारत के पास नहीं थी। सच तो ये था कि पाकिस्तान के पास लगभग सभी हथियार खत्म हो चुके थे और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को हथियार देने पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी उसे हथियारों की आपूर्ति भी नहीं हो सकती थी। अगर भारत युद्ध विराम पर सहमत ना होता तो कश्मीर तो छोड़िए, आज लाहौर भी भारत के कब्जे में होता। वजह बनी सटीक और खुफिया जानकारी की कमी और यहीं से शुरू हुई रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बनने की कहानी। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। रॉ के पूर्व प्रमुख शंकरन नायर अपनी किताब इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स मास में लिखते हैं कि तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल JN चौधरी ने रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान को रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में इस बात का जोर दिया गया था कि खुफिया जानकारी उपलब्ध ना होने के कारण हमें इस युद्ध में जीत हासिल नहीं हुई। वे लिखते हैं, सेना पाकिस्तान पर निर्णायक जीत इसलिए हासिल नहीं कर सकी क्योंकि हमें सटीक खुफिया जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि ये जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी IB के नाकारा जासूसों को दी गई थी। 21 दिसंबर 1968 को RNW की स्थापना की जाती है और इसकी कमान सौंपी जाती है रामेश्वर नाथ काओ को, जिन्हें इसका पहला प्रमुख बनाया गया और शंकरन नायर को उनका नंबर 2। रॉ का मुख्य कार्य विदेशों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, देश के विरुद्ध रची जा रही साजिशों का पर्दाफाश करना, ये उसका मुख्य कार्य था। रामेश्वर नाथ और शंकरन के अलावा रॉ में 250 लोगों को इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में ट्रांसफर किया गया। आपने ऐसे बहुत से किस्से और कहानियां सुनी और पढ़ी होगी कि रॉ में शामिल होने के लिए लोगों को सीधे कॉलेज और विश्वविद्यालयों से उठाया जाता है, जो सच भी था। और इसकी शुरुआत की थी रॉ के पहले प्रमुख रामेश्वर नाथ काओ ने। सन 1971 के बाद रामनाथ काओ ने सीधे कॉलेज और विश्वविद्यालयों से रॉ के एजेंट चुनने की परंपरा शुरू की। ऐसा करने से रॉ की कार्यशैली पर ही सवाल उठने लगे। रॉ में काम करने वाले कई लोगों के रिश्तेदारों और दोस्तों को संगठन में नौकरी मिली और मजाक में इसे रिलेटिव एंड एसोसिएट्स वेलफेयर एसोसिएशन कहा जाने लगा, जिसके बाद इस परंपरा को बदल दिया गया और रॉ एजेंट की चयन प्रक्रिया बेहद कड़ी और जटिल की गई और अब उसे कई तरह के इम्तिहानों से होकर गुजरना पड़ता है। रॉ में एजेंट की भर्ती से पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पत्रकार नितिन गोखले अपनी किताब RN काओ जेंटलमैन्स स्पाइस मास्टर में लिखते हैं, रॉ एजेंट का पहला टेस्ट मनोवैज्ञानिक टेस्ट था। उम्मीदवारों को सुबह 3 बजे एक स्थान पर आने के लिए कहा गया। वहां पहुंचते ही उनका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लिया गया। टेस्ट पास करने वाले लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिसे एक संयुक्त सचिव ने लिया। वहीं 1973 में रॉ में चुने गए और अतिरिक्त सचिव के पद से रिटायर हुए जयदेव रानाडे ने इस प्रक्रिया को समझाते हुए बताया कि अगले राउंड का इंटरव्यू रॉ के वरिष्ठ अधिकारियों NN संतूक और शंकरन नायर ने लिया। इसमें चुने जाने के बाद हमारा सामना 6 सदस्यीय चयन समिति से हुआ, जिसमें विदेश सचिव, रॉ के प्रमुख RN काओ और एक मनोवैज्ञानिक शामिल था। मेरा इंटरव्यू 45 मिनटों तक चला। रानाडे आगे बताते हैं कि इंटरव्यू हो जाने के बाद करीब 2 महीने बाद मुझे ये बताया गया कि मैं रॉ में चुन लिया गया हूँ। उनके साथ 3 अन्य लोगों को भी रॉ में चुना गया था। 1990 तक इस तरह से लोगों का चयन होता रहा, लेकिन बाद में इस प्रक्रिया को भी बदल दिया गया और अब 95% से अधिक लोगों का चयन भारतीय पुलिस सेवा से ही होता है और आर्थिक इंटेलिजेंस का काम देखने के लिए कस्टम और इनकम टैक्स सर्विस से कुछ लोगों को लिया जाता है।
इस चयन प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे हैं। रॉ के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद अपनी किताब द अनएंडिंग गेम में भी इसका जिक्र कर चुके हैं। रॉ में काम कर चुके लोगों का मानना है कि खुफिया एजेंसियों के लोगों को पुलिस सेवा से लिया जाना अब उतना कारगर नहीं रह गया है। ये एक ऐसा पेशा है जहां भाषाई कौशल और जानकारी निकलवाने की कला बहुत मायने रखती है, जिसके लिए पुलिस वालों को प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। रॉ में चुने गए लोगों को खुफिया जानकारी हासिल करने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें किसी एक विदेशी भाषा में निपुणता हासिल करवाई जाती है। इसके अलावा उन्हें मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग के साथ कई अन्य चीजों की भी ट्रेनिंग दी जाती है जो आगे काम आ सके। दुनिया की अन्य जासूसों की तरह रॉ के जासूसों के सीने पर भी कभी कोई तमगा नहीं लगा होता है। कम लोगों को पता होता है कि ये कोई रॉ एजेंट है। ये भी बहुत ही कम लोगों को पता है कि कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान से आए घुसपैठियों के खिलाफ पहली सफल मुहिम सीमा पर तैनात रॉ के 80 लोगों ने चलाई थी। इनमें से कुछ लोग जीवित वापस नहीं लौटे थे, लेकिन उनके नामों को कभी उजागर नहीं किया गया, जो गुमनाम मौत मर गए। तो ऐसी होती है एक रॉ एजेंट की जिंदगी, जो देश सेवा के लिए बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान न्योछावर कर देता है। और कभी कभी तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसके अपने अधिकारी ही मजबूरन उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.